हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि 11th स्टैंडर्ड के जो मेरे सब नए दोस्त बने हैं उन सब के लिए मैंने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर शुरू कर दिया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सब ने साथ में मिलके इस बारे में जाना था कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज अगर दो चार्जेस हम स्पेस में रख देंगे और उनका नाम अगर हम Q1 एंड Q2 कर देंगे तो इन दो चार्जेस पे फोर्स कौन सा एक्ट होगा। तो उस फोर्स को हमने नाम दे दिया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से वो फोर्स हमें मिला था। और अगर किसी को स्टेटमेंट याद है बेटा तो मेरे साथ में दोहराएगा। क्या स्टेटमेंट आएगा? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन किस में होगा? अट्रैक्शन होगा टू अनलाइक चार्जेस में। रिपल्शन किस में होगा? रिपल्शन होगा टू लाइक चार्जेस में। तो force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. R was the distance between them. समझ में आ रहा है? तो R was the distance between them, अगर R distance between them है तो 1/r², ये प्रोपोर्शन आ गया। अब इसको कंबाइन करके हमने लिख लिया था F is proportional to Q1 Q2 अपॉन r², और फाइनल आंसर हम लिखते थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता था? r² होता था। ओके, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां तक तो हमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में पता है। तो आप सबको यहां तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके आगे बढ़ेंगे, और आगे दो कहने के लिए छोटे हैं लेकिन एग्जाम में बहुत मोटे हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं। वन इज व्हाट इज वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, जो डेफिनेशन हम करने वाले हैं, और दूसरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, अगर मैं पेपर सेटर हूं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में है, ये याद रखिए। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट एक समझने वाली बात है। ये कूलम्ब्स लॉ यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यही फॉर्मूला है, इसमें चेंज नहीं है। बस मुझे ये दिखाओ आप वेक्टर फॉर्मेट में से, जिस यानी डायरेक्शन बताओ कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस लेक्चर के आखिर तक अपना क्या हो जाएगा, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कान में हेडफोन डाल दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, और बेटा मेरे साथ में रहिए, और ट्यूबलाइट अपने दिमाग में चमकाते रहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बत्ती जलाते रहिए। कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि मजा आ रहा है क्या नहीं। हम बढ़ेंगे सबसे पहले लेक्चर 2 की तरफ, जिसमें हम डिफिनेशन ऑफ वन कूलम्ब ऑफ यूनिट चार्ज की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चा, सबके दिमाग में क्लियर है कूलम्ब्स लॉ? अब कूलम्ब्स लॉ के आगे हम चलने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो हमेशा की तरह पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं, बाद में उसे लिखेंगे। तो यूनिट चार्ज या वन कूलम्ब ऑफ चार्ज कैसे कहा जाता है? कि यूनिट चार्ज भी नहीं, यानी कूलम्ब्स लॉ से हम यूनिट चार्ज और वन कूलम्ब चार्ज क्या कहेंगे उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। समझ लीजिए, हमारे पास जो चीज पता है उसके बारे में पहले लिख लिया है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये तो हो गया बेटा कूलम्ब्स लॉ। अब अगर इफ हमने लिख लिया कि इफ Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दोनों 1 कूलम्ब हो गई, दोनों कितने हो गई? 1 कूलम्ब, और R भी कितना हो गया? 1 मीटर, यानी यूनिट चार्ज सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 1 into 1 upon 1², यानी F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यानी ये कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू आती है 9 into 10⁹9। यूनिट क्या बन गया? न्यूटन। यानी 1/4πε0 की वैल्यू कितनी बन गई? 9 into 10⁹9। अब ये फोर्स बन गया। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम्ब, यानी अब अगर हमें 1 कूलम्ब को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही शांति से देखिएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। कि इट इज द 1 कूलम्ब इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब यानी एक नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। जो कैसे तैयार हो रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज
which when placed at a distance of 1 meter, okay, 1 meter from one another, and experiences force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये 1 कूलम क्या है कि अगर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और इसकी वैल्यू है 1 कूलम, इसकी वैल्यू है 1 कूलम, तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई होगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन, और इस सिस्टम का जो कंप्लीट चार्ज कहा जाएगा उस चार्ज को हम कहेंगे क्या, 1 कूलम कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत ही ज्यादा फोर्स है, ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स है कि 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, विच व्हेन, समझ लीजिए आपको अगर व्हेन विच इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा कि वर्डिंग्स में, विच व्हेन चार्जेस, यानी यहां पे कर लेंगे चार्जेस कर लिया, विच व्हेन चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम वन अनदर एंड एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन, यानी इस पूरे सिस्टम के चार्ज को हम क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। ये एक सेपरेट 1 कूलम है, ये सेपरेट 1 कूलम है, लेकिन 1 कूलम कितना होता है एक्चुअली, कितना होता है कि उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन होगा। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? बहुत मजा आता है। और ये कूलम यूनिट बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको नहीं यूज कर सकते, इसको स्मॉलर यूनिट्स के आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कूलम को हमारे को न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, हमें न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, हमें न्यूमेरिकल्स में हमेशा आएगा 1 म्यू सी लिखा जाएगा, यानी इसे पढ़ा जाता है 1 माइक्रो कूलम। क्या पढ़ा जाता है, 1 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम यानी बेटा 10 रेज टू पावर -6 कूलम। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज टू पावर -6। नैनो कूलम अगर होगा इसमें, अगर 1 NC होगा यानी 1 नैनो कूलम, तो उसे लिखा जाता है 10 रेज टू पावर -9 कूलम। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने कूलम्स लॉ के आसपास बता दी थी। आप कमेंट सेक्शन में बता दे रही है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स पे जाने वाले हैं, बहुत ही बड़े टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर यानी आपको पता है, वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो उस पर अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो चलिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दे रही है, उसमें इसमें एक 5 सेकंड जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया ये मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग शांति से देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। Q1 एंड Q2 मैंने 2 चार्जेस कंसीडर कर लिए, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी दोनों में का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। अब एक बात आप समझ लीजिए कि हम अगर इन दोनों में एक लाइन ज्वाइनिंग निकालेंगे, यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, R कह सकते हैं। हाँ, R कह सकते हैं। R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। अब इस R को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, R को अच्छे से समझना है, इस पूरे क्वेश्चन में R का ही मजा आने वाला। अब देखिए मैं कुछ चीजों के बारे में बात करता हूं कि F12, मैंने क्या बोल लिया, F12 यानी ये क्या है, इट इज द फोर्स exerted by first charge on second। इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप मेरी बात समझ लीजिए, इस यहां पे मैंने क्या कर लिया। और F21 अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा फोर्स exerted by second charge on first। ये क्लियर है। 1 2 यानी 1 ने अप्लाई किया 2 पे, और 2 1 यानी 2 ने अप्लाई किया 1 पे। अब फोर्स तो इसी लाइन पे एक्ट होगा,
यानी आर पे ही एक्ट होगा। यानी फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा कि F21 अगर मुझे लिखना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या होता है, मुझे डायरेक्शन समझ में आ जाती है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे आरएचएस में मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आरएचएस मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहा है, आरएचएस मुझे कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी, तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो डायरेक्शन मिलने के लिए मुझे मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा, देखो मैंने R122 और वो क्या लिखी, यूनिट वेक्टर। सब लोग ध्यान से आएंगे मेरे इस लाइन पे आप, क्योंकि ये बहुत मजा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन आर क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। और आर कैलकुलेट कैसे हो रहा है, फ्रॉम 1 to 2। फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम 2 to 1 एंड आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 to 2। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ऐसा फोर्स लिखूंगा, फोर्स 1 to 2 यानी फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड, तो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, कौन सा वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर, एंड आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 to 1। समझ में आ रहा है आपको कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, कि 1 2 पे जितना फोर्स एक्ट करता है उतना ही फोर्स 2 1 पे एक्ट करता है। अब सबके दिमाग में इसके बारे में होगा कि सर इसका बजट बताइए। मैंने सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मल्टीप्लिकेशन से यूनिट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से उसका नंबर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है कि सर हाँ ये डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन है। अब आर की डायरेक्शन क्यों है, अगर हम कैलकुलेट करने के लिए बैठे तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, तो कैलकुलेशन तो यहां से शुरू होंगे ना, क्योंकि हम कैलकुलेट कर यहां पे गए सेकंड ऑन फर्स्ट, तो आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 to 2। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2, 2 से 1 तक फिर से कैलकुलेशन हुआ, यानी आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 to 1। ये अपोजिट रहता है, ये आपको समझ लेना है। यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड और फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, तो कैलकुलेशन तो यानी यहां पे 2 पहले से है। अब ये फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, किस पे जा रहा है, तो यहां पे 1 है, तो कैलकुलेशन तो यहां से करेंगे ना। आप कहेंगे सर यहां से कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं बेटा यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, डायरेक्शन नहीं मिलती थी। तो अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 होगा तो आर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 to 2 होगा, और ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ओके बेटा, समझ में आ गया? तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आया ऐसे कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, तो पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, और उसमें अगर पूछा गया कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट, तो फिर स्टेटमेंट के बाद में अभी हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो भी लिखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम इसे कंप्लीट करते हैं एक बार आंसर लिखने के लिए। तो मेरे साथ रहिए, आंसर कैसा लिखना है देखिए। सो एग्जाम में हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट ऐसे लिखना पड़ता है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखेंगे हम देखिए। लेट Q1 and Q2 आर द टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट पॉइंट A and B। मैं एक बार बता देता हूं आपको कि कैसा करना है। F122 दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू B, F221 फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1। अब यहां पे आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप F21 लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं, अल्टीमेट आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ओके, तो बोथ दिस फोर्सेस एक्ट अलोंग सेम लाइन जॉइनिंग देम, इट एक्ट्स अलोंग दैट पर्टिकुलर सेम लाइन। अगर ऐसा होगा, इफ इट इज एक्टिंग ऑन द सेम लाइन विच इज जॉइनिंग देम, तो F122 जब कैलकुलेट होगा तो यूनिट वेक्टर 2 to 1 का होगा,
और F221 का जब कैलकुलेशन होगा तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, 122 होगा। यूनिट वेक्टर एक ही है चीज जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो वेक्टर फॉर्मेट में आपको यूनिट वेक्टर लिखना ही पड़ेगा। ओके, यूनिट वेक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। अगर वो नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो हम कैसे कहेंगे कि फोर्सेस, ये Q1 Q2 पे जितना फोर्स एक्ट करता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे एक्ट करता है। द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा बन जाता है, इसे आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी में इसे सेंट्रल फोर्स कहा गया है। कौन सा फोर्स कहा गया है? सेंट्रल फोर्स। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ सेंटर फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द, इट इज एक्टिंग बिटवीन सेंटर ऑफ फर्स्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ अनदर पॉइंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में? कि फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। यानी एक मेजॉरिटी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है कि जिसमें हम वैल्यूएशन कर रहे हैं और वेक्टर फॉर्मेट भी निकाल रहा है। हमने किसका निकाल दिया? कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट निकाल दिया। बेटा चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके बाकी के भी दोस्त होंगे जो हमारे स्कूल में नहीं है, आपके पास आसपास नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे, तो उनको बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कि मज़ा आ जाएगा। फिर अपने साथ में जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उतना आपको भी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। बाकी कोई हमें टेंशन नहीं है। तो बेटा इसको पढ़ ली, इसको लिखिए, मुझे भेजिए, और कोई और चैनल को बढ़ाते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। मैं पढ़ाता रहूँगा बेटा, आप पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग है जिसमें 2 से ज़्यादा चार्जेस है। ओके, तो वेट कीजिए अगले लेक्चर तक। ये 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।